मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए, तो अब हम लोग सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो एक एक करके आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अपनी बुक्स को निकालिए। क्लास 9 पेज नंबर 36 हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए इसको आगे पढ़ा जाए। इफ़ वी टेक दीज आइडियाज सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। अगर नीचे पिछली बार जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा था और कुछ पॉइंट्स पढ़ा था हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में, तो अगर उन आइडियल्स को अगर हम सीरियसली गंभीरता से लें तो शायद इस विश्व में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो डेमोक्रेसी कहलाया जाएगा। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. फिर भी अगर हम डेमोक्रेसी को समझते हैं अच्छी तरह से तो हम इस आइडियल को समझ सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं कि आखिर why we value democracy, कि आखिर हम डेमोक्रेसी को वैल्यू क्यों देते हैं। It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. ये हमें क्या करता है, तो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, अभी जो डेमोक्रेसी चल रहा होता है उसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसी को जज करने के लिए जज कर सकते हैं। और वीकनेसेस, इसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या कमजोरियां हैं, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. अगर हम डेमोक्रेसी को अगर सही तरीके से समझते हैं तो हम भी समझ सकते हैं कि आखिर एक अच्छा डेमोक्रेसी और एक मिनिमल डेमोक्रेसी, मिनिमल मतलब जहाँ पर कम डेमोक्रेटिक है, तो इनमें क्या अंतर है इन दोनों के बीच। In this book we do not deal much with this expanded notion of democracy. इस बुक में ये जो एक बड़ी विचारधारा है डेमोक्रेसी के लिए, हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आवर फोकस हेयर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो फोकस है इस चैप्टर पे वो है डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं हैं, इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में और भी बेहतर तरीके से और भी डीपली पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, कि आखिर ये है क्या, इसमें इस शासन प्रणाली में क्या चीज़ किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म्स। इस स्टेज पे हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी हम जीवन के किसी भी पहलू में, जीवन में हम कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म्स, और डेमोक्रेसी भी कई सारे फॉर्म्स जो है ले सकता है। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। यानी कि डेमोक्रेटिक मैनर में
डिसीजन लेने के कई सारे तरीके हैं। As long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted, क्योंकि इक्वल बेसिस पे जो कंसल्टेशन होता है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representatives. आज इस विश्व में जो आप डेमोक्रेसी की मांग देखते हैं उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें लोग डायरेक्टली अपने नेता को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर के चुनते हैं और उसे अपना लीडर बनाते हैं, और वही हम सभी सिटीजन्स के बदले रूल करता है और हमारे लिए कानून बनाता है। We shall read more about that in chapter 4. Chapter 4 में इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में और भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। We shall read more about that in chapter 4. But if the community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी छोटा है, ठीक है, कोई एक छोटा देश है, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट वेटिकन सिटी, लेकिन वहाँ तो नहीं है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अगर कम्युनिटी है तो वहाँ पर आप आपस में बैठ करके सलाह मशवरा करके भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। All the people can sit together and take decisions directly. जहाँ पर 500,000 लोगों का देश है और वह अगर डेमोक्रेटिक है तो अगर कोई मेजर डिसीजन लेना होगा तो एक दिन ऐसा फिक्स किया जाए जिस दिन सारे लोग उपस्थित हों और सभी अपना अपना सलाह मशवरा राय वगैरह दें और उसी पर वह डिसीजन लिया जाए। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। और ठीक इसी प्रकार से हमारे गांव में जो ग्राम सभा होता है, ठीक है, हमारे गांव पंचायत में वो कुछ इसी प्रकार से होता है। जो गिने चुने जो अच्छे विचार वाले जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, पंच, सरपंच, मुखिया सभी लोग उपस्थित होते हैं, वार्ड कमिश्नर, और फिर सब मिलकर के एक डिसीजन लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? क्या डिसीजन लेने के लिए आप कोई दूसरा तरीके के बारे में बता सकते हैं? एक्टिविटी, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन योर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड योर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि आप जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में के वोटर हैं उसका टोटल नंबर आपको पता करना है कि आपके उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे वोटरों की संख्या कितनी है। उसके बाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें पूरे वोटरों की संख्या कितनी है, यानी कि आप जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं उसकी संख्या। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल कैन फिट इनटू द लार्जेस्ट स्टेडियम इन योर एरिया। यह भी आपको पता करना है कि आपके एरिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है उसमें एक साथ कितने व्यक्ति बैठ करके मैच देख सकते हैं। Is it possible for all the voters in your parliamentary or assembly constituency to sit together and have a meaningful discussion? क्या यह नेसेसरी है? क्या यह संभव हो सकता है कि जितने भी वोटर्स हैं आपके पार्लियामेंट्री में या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस पार्लियामेंट्री के जितने भी वोटर्स होंगे सभी एक साथ बैठें और एक मीनिंगफुल डिस्कशन करें, एक अच्छा डिसीजन वो सभी लें। तो क्या ये संभव हो सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एनी हाउ। यह कभी भी संभव नहीं हो सकता है बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स,
ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के जॉब्स हैं. सम आर डॉक्टर्स, सम आर स्टूडेंट्स, सम आर ऑफिसर्स, इंजीनियर्स एंड मेनी मोर businesses they are doing. So it is not possible for them to sit at the same time and for the same hours. ठीक है, चलिए उसके बाद है this also means that no country is a perfect democracy. इससे ये पता चलता है कि कोई भी देश परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. यानी कि डेमोक्रेसी के जो विशेषताएं बताई गई है इस चैप्टर में वो मिनिमम फीचर है. यानी कि कह सकते हैं कि एक क्राइटेरिया की तरह कि एक डेमोक्रेटिक देश बनने के लिए, एक डेमोक्रेटिक किंगडम बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, या कौन कौन से कंडीशंस होनी चाहिए. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. जो कि किसी भी देश को आइडियल डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते हैं. Every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decision making. जितने भी डेमोक्रेसी होते हैं उन सभी, जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस जो हैं उन सभी को डेमोक्रेसी की जो आदर्श विचारधाराएं हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और उन आदर्श का पालन करना चाहिए. This cannot be achieved once and for all. यह एक ही बार में और सभी देश जो है एक ही साथ जो है नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं. इसके लिए कुछ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी लोगों को और ख़ास करके नेताओं को. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. इसके लिए आपको कांस्टेंट मीन्स लगातार प्रयास करते रहना है. जैसे देश की आज़ादी के लिए देशभक्तों ने, बहुत सारे महान नेताओं ने लगातार परिश्रम किया, लगातार संघर्ष किया, आंदोलन किया, तब जाकर के यह देश आज़ाद हुआ है. ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी भी देश को, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, सभी सिटीजन्स को एक शपथ लेना होगा कि हम डेमोक्रेसी को और भी बेहतर बनाएं. What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. हम एक सिटीजन के होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है इस देश के लिए, ठीक है, यह ज़्यादा मैटर करता है. अगर हम सभी व्यक्ति अगर अपने देश को अपने घर की तरह देखें, अपने घर की तरह समझें, तो शायद हम ऐसे एक आदर्श देश की कल्पना, एक आदर्श डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं. दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. यही डेमोक्रेसी की ताकत और यही इसकी कमजोरी भी है. द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स not just on what the rulers do but mainly on what we as citizens do. ठीक है, यानी कि किसी भी देश की जो ज़रूरत होती है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हमारे रूलर्स क्या करते हैं. इस देश को चलाने वाले जो प्रधानमंत्री, जो अलग अलग जगहों पर के जो MLAs, MPs, MLCs या गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी का मतलब कि सारा काम हम उन्हीं पर छोड़ दें. ठीक है, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है. इस देश के हम नागरिक हैं, यह देश हमारा घर है. तो जैसे आप अपने घर को आप
स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ताकि आप भी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। तो ठीक इस देश के साथ भी उसी तरह से पेश आना है, ठीक है, क्योंकि यह हमारे लिए घर के समान है। और सारे सिटीजन्स अगर मिल करके अगर यह ठान लें मन में कि हमें ये करना है, तो उन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता है। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। और यही डेमोक्रेसी को दूसरे प्रकार के गवर्नमेंट से अलग करता है। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। दूसरे प्रकार की जो शासन प्रणाली है, जैसे कि मोनार्ची सिस्टम, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल, ठीक है, तो वन पार्टी जो होते हैं, इसमें सभी सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दे डोंट पार्टिसिपेट इन द मेजर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बट इन डेमोक्रेसी लाइक आर कंट्री इंडिया, ठीक है, वी ऑल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। हम सभी उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics. वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और वहाँ की सरकार है जो नहीं चाहती है कि लोग भी जनता भी पॉलिटिक्स में भाग लें। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। लेकिन डेमोक्रेसी पूरी तरह से निर्भर करता है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स कितने एक्टिव हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, इस बात पर निर्भर करता है। That is why a study of democracy must focus on democratic politics। इसीलिए डेमोक्रेसी का अध्ययन जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर फोकस करना होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। चैप्टर 1 और 2 का जो क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग बना करके ग्रुप जो बना होगा उस पर भेज देंगे आप लोग, या आप लोग फेयर करते जाइए और आप लोगों का फेयर वगैरह स्कूल खुलने के बाद चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज अब हम लोग चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डिज़ाइन है, आइए देखें। ओवरव्यू। वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी के जो रूलर्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow। कुछ बेसिक रूल्स, कुछ आधारभूत नियम होते हैं जिसे सरकार को और वहाँ की जनता को फॉलो करना पड़ता है। There are all such rules together are called constitutions। ये सभी नियम कानून को अगर हम मिला दें, एक साथ कर दें, तो इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, ठीक है। As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the powers of the government and how the government should function। किसी भी देश का जो सुप्रीम लॉ होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। सबसे पहले उस देश के नीचे आता है कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं प्रेसिडेंट,
और उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर या जो भी उसके कैबिनेट्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, ये सब आते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम लॉ माना जाता है, सबसे ऊपर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होने के नाते राइट्स ऑफ सिटीजन, सबसे पहला है ये नागरिकों को एक अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को भी शक्तियां देता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और सरकार कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, मेंशन की गई है। In this chapter, we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में। Why do we need a constitution? तो आखिर हमें इस संविधान, इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? How are the constitutions drawn up? कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे तैयार किए गए? Who designs them and in what way? कौन इसे बनाता है और किस तरीके से बनाता है? What are the values that shape the constitutions in democratic states? ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, मतलब उसके आधार पर एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया गया है। Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? अगर एक बार किसी संविधान को, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो क्या सिचुएशन बदलने पर, कंडीशंस बदलने पर क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं? Yes, we can. One recent instance of designing constitution for a democracy state is that of the South Africa. अभी जो हाल फिलहाल में जो एक डेमोक्रेटिक नेशन बना है, उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और वह देश है साउथ अफ्रीका। इट इज़ एन अफ्रीकन कंट्री दैट लाइज इन द साउथ पार्ट ऑफ द अफ्रीका। अफ्रीका के साउथ पार्ट में ये बसा हुआ है। We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitutions. हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिर उस देश यानी कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था और वहाँ के लोगों ने किस तरीके से मिलजुल करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया, व्हाट इट्स फाउंडेशनल वैल्यूज़ आर, इसके फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, एंड how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government, और यह किस तरीके से नागरिकों के कोई फ्रेमवर्क देता है, उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक नमूना तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है कि आपको ये काम करना है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, झंडे को सलामी देना है, नेशनल एंथम प्ले करते समय आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर सम बेसिक रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो एज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को किस तरीके से फंक्शन करना है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन।
तो ठीक है बच्चों, पेज नंबर 41 से, यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, यहाँ से हम लोग कल नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।